बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे शिवसेना नेता नीलम गोये की। नीलम गोये के बयान से एक बार फिर महाराष्ट्र की राजनीति पूरी तरह से खलबला गई है और यूं कहें कि पूरी तरह से खलबल मची हुई है। शिवसेना नेता नीलम गोये ने उद्धव ठाकरे पर गंभीर आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि अविभाजित शिवसेना में पद मर्सिडीज कारों को उपहार देने से मिलते थे। गोरे ने यही नहीं, इतना ही नहीं, गोरे ने कहा कि इस बयान को अगर आप बात करें तो इस बयान को लेकर लगातार अब शिव सैनिक जो उद्धव ठाकरे गुट के हैं वो आक्रामक हैं। गोरे के इस बयान के सामने आने के बाद शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे ने कहा कि मुझे दिखाओ कि वो कारें कहां हैं जो मुझे गिफ्ट में मिली हैं। उद्धव ने के नेतृत्व वाली शिवसेना के कार्यकर्ताओं का गोरे के घर के बाहर प्रदर्शन किया गया। दिल्ली में आयोजित अखिल भारतीय मराठी साहित्य सम्मेलन के एक कार्यक्रम में शिवसेना उपनेता नीलम गोये ने उद्धव ठाकरे पर गंभीर आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि अविभाजित शिवसेना में पद मर्सिडीज कारों को उपहार देने से मिले थे। उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली यानी यूबीटी को लेकर दिए गए इस बयान पर विवाद पैदा हो गया है। इस विवाद के बीच शिवसेना यूबीटी के कार्यकर्ताओं ने पुणे में नीलम गोये के आवास के बाहर जमकर विरोध प्रदर्शन किया। शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे ने नीलम गोये के दावे पर कहा कि मुझे दिखाएं कि वो कार कहाँ है और उन्होंने अब तक कितनी कारें गिफ्ट की है। हमने उन्हें कई बार विधायक बनाया, उन्होंने कई बार मर्सिडीज दी है क्या? संजय राउत ने भी सवाल उठाया है। उन्होंने कहा कि फिलहाल मैं इस पर अधिक टिप्पणी नहीं करना चाहता। शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत ने अखिल भारतीय मराठी साहित्य महामंडल से इस राजनीतिक टिप्पणी के लिए स्पष्टीकरण मांगा है। उन्होंने आश्चर्य जताया है कि क्या यह आयोजन किसी राजनीतिक दबाव में आयोजित किया गया था। विधान परिषद में विपक्ष के नेता अंबादास दानवे ने भी मीडिया से बातचीत करते हुए नीलम गोये ने जो भी कहा, यदि वह सच होता तो मातोश्री पर मर्सिडीज कारों की कतार होती। पार्टी ने मराठवाड़ा में एक साधारण कार्यकर्ता से उन्हें आज बड़ा नेता बनाया, उनसे कभी 1 रुपया भी नहीं मांगा गया। गौरतलब है कि अविभाजित शिवसेना के विभाजन के बाद नीलम गोये एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना के साथ चली गई और फिलहाल इस बयान को लेकर लगातार महाराष्ट्र की राजनीति में उबाल देखने को मिल रहा है। लगातार जो यूबीटी के कार्यकर्ता हैं, शिव सैनिक हैं, वो आक्रोशित हैं क्योंकि उनका साफ तौर से कहना है कि इस तरह का आरोप कतई बर्दाश्त नहीं होगा। तो दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे ने भी इस पर स्पष्टीकरण देते हुए कहा कि नीलम गोये को भी मैंने कई बार पद दिए हैं, कई बार विधायक बनाया है, उन्होंने अब तक कितनी गाड़ियां यानी मर्सिडीज मुझे गिफ्ट की है वो बताएं। साथ ही संजय राउत लगातार आक्रामक है नीलम गोये के इस बयान को लेकर और उन्होंने पत्र भी लिखा है आयोजनकर्ता को कि वो स्पष्ट करे कि क्या ये राजनीतिक मंच था जहां पर इस तरह के राजनीतिक बयान दिए गए हैं। अब बात करेंगे महाराष्ट्र में प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर। आपको बता दें कि इस योजना के तहत मिलने वाले घरों के मालिकों के लिए खुशखबरी है। दरअसल महाराष्ट्र की देवेंद्र फडणवीस सरकार प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में घरों के लिए 50,000 रुपए की अतिरिक्त सब्सिडी देने जा रही है, जिसके बाद कुल धनराशि प्राप्त 2 लाख करीब के ऊपर हो जाएगी। यह जानकारी राज्य के मंत्री जय कुमार गोरे ने दी है। महाराष्ट्र के ग्रामीण विकास मंत्री जय कुमार गोरे ने कहा कि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने फैसले को मंजूरी दे दी है और 2025-26 के बजट में सब्सिडी का प्रावधान किया गया है। राज्य सरकार ने पीएम आवास योजना के लाभार्थियों को 50,000 रुपए की अतिरिक्त सब्सिडी देने का फैसला किया है। इसके साथ ही एक लाभार्थी को कुल वित्तीय सहायता करीब 2 लाख रुपए से अधिक पहुंच जाएगी। राज्य सरकार इस अतिरिक्त सब्सिडी का खर्च वहन करेगी। मंत्री गोरे ने 1 साल के भीतर 20 लाख घरों को पूरा करने के सरकार के वादे पर भी बात की। उन्होंने कहा कि बहुत से लोग जल्द ही अपने घर का सपना साकार होते देखेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि अभी केंद्रीय मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में 10 लाख आवास इकाइयों के लिए पहली किस्त वितरित की गई है। देश में सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में 20 लाख घरों को बनाने का टारगेट है। राज्य सरकार की ओर से निर्धारित 100 दिवसीय कार्यक्रम के पहले 45 दिनों में 100% आवास आवेदनों को मंजूरी दी गई है। 10 लाख परिवारों को पहली किस्त वितरित की गई है। महाराष्ट्र के मंत्री ने कहा कि अगले 15 दिनों में सरकार शेष 10 लाख घरों के लिए पैसे बांटना शुरू करने जा रही है।
प्रधानमंत्री आवास योजना का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर लोगों और निम्न आय समूहों पर ध्यान केंद्रित करना है। साथ ही शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में आवास की कमी को दूर करना है। ये कार्यक्रम की मांग है आधारित आधार पर संचालित हो रहा है, जिससे राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पहचाने गए पात्र लाभार्थियों के आधार पर प्रोजेक्ट को मंजूरी देने की अनुमति मिलेगी। यानी लगातार जिस तरह से महाराष्ट्र में महायुति सरकार ने जो वादे किए थे चुनाव के दौरान, अब उसकी पूरा करने का काम शुरू कर दिया गया है। और इसी के तहत प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से लोगों को सब्सिडी दी जाएगी। आपको बता दें कि पहले ही केंद्र सरकार द्वारा इस योजना के तहत 2,67,000 रुपए जो है लाभार्थियों को दिए जाते हैं और अब इसमें 50,000 रुपया सरकार यानी राज्य सरकार की तरफ से दिया जाएगा, जो सब्सिडी बढ़कर अब करीब 2 लाख करीब 3 लाख तक पहुंच जाएगी, जिसके बाद लोगों को थोड़ी राहत मिलने वाली है। महाराष्ट्र की महायुति सरकार में जारी अनबन की खबरों के बीच राज्य के वन मंत्री और भाजपा नेता गणेश नाईक की ठाणे जिले में जनता दरबार की खबर से सियासी पारा एक बार फिर से बढ़ गया है। आपको बता दें कि ठाणे जिले में उप मुख्यमंत्री और शिवसेना प्रमुख एकनाथ शिंदे का गढ़ माना जाता है। वहीं इस घटनाक्रम को सत्ताधारी लगातार महायुति गठबंधन में जारी अंदरूनी हलचल से जोड़कर देख रहे हैं। ठाणे शहर के कलेक्टर ऑफिस के पास गणेश नाईक के कार्यक्रम के बड़े बड़े होर्डिंग और पोस्टर लगाए गए हैं। राजनीतिक हलके में इसे भाजपा द्वारा शिवसेना के प्रभाव को सीधी चुनौती के रूप में देखा जा रहा है। आपको बता दें कि पिछले कुछ हफ्तों से भाजपा और शिवसेना के बीच रिश्तों में तल्खी की चर्चा जोर शोर से जारी है। वहीं शुक्रवार को उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के बयान ने फिर से महाराष्ट्र की राजनीति में खलबली मचा दी है। आपको बता दें कि एकनाथ शिंदे ने कहा कि मुझे हल्के में मत लेना, जिसके बाद से लगातार राजनीतिक माहौल गर्म हो गया है। शिंदे ने यह भी कहा था कि जिन्होंने मुझे हल्के में लिया वह सत्ता से बाहर हो गए। देवेंद्र फडणवीस सरकार में उप मुख्यमंत्री शिंदे से जब यह पूछा गया कि यह चेतावनी किसके लिए है, तो उन्होंने कहा कि जिन्हें समझना है उन्हें संकेत समझ लेना चाहिए। जब शिंदे अविभाजित शिवसेना के ठाणे जिले के प्रमुख थे, तब गणेश नाईक अविभाजित एनसीपी के साथ थे और नवी मुंबई का उनका दबदबा था। इसलिए दोनों दलों में वाणिज्य और राजधानी मुंबई के करीब और देश में सबसे अधिक शहरी वाले क्षेत्र में अपना प्रभाव बढ़ाने के लिए प्रतिस्पर्धा की बात सामने आई है। आपको बता दें कि गणेश नाईक ने 1990 के दशक में राज्य में जनता दरबार की अवधारणा शुरू की थी, जिसके तहत लोगों की शिकायतों के समाधान के लिए प्रशासन से जोड़ा जाता था। 3 फरवरी को गणेश नाईक ने ठाणे जिले के नवी मुंबई टाउनशिप के वासी में और 21 फरवरी को पालघर जिले में जनता दरबार को संबोधित किया। इससे पहले जब इस तरह के आयोजन राजनीतिक रूप के बारे में पूछा गया, तो गणेश नाईक ने कहा कि जनता दरबार एक का उद्देश्य मात्र यह है कि जनता की शिकायतों का समाधान करना। वहीं शिंदे के करीबी सहयोगी और शिवसेना ठाणे लोकसभा से क्षेत्र से सांसद नरेश मस्के ने इस कार्यक्रम को लेकर कहा कि जब एकनाथ शिंदे ठाणे आते हैं तो हजारों लोग उनसे मिलने आते हैं और अपना काम करवाते हैं। मेरे जैसे सांसद आनंद मठ में बैठते हैं और रोज 400 से 500 लोग आते हैं और हम अधिकारियों को बुलाते हैं, उन्हें भी दरबार कहा जाता है। इसके लिए आपको महल बनाने की जरूरत नहीं है। ठाणे के पूर्व मेयर और वर्तमान में सांसद मस्के ने कहा कि जब लोग अपने मुद्दे को लेकर राजनीतिक नेताओं से मिलने आएंगे तो हमें आपत्ति क्यों होनी चाहिए। वहीं इस जनता दरबार को लेकर गणेश नाईक के बेटे और पूर्व सांसद संजय नाईक ने इन अटकलों को खारिज किया है कि उनके पिता का कार्यक्रम शिवसेना के प्रभाव को चुनौती देने के लिए आयोजित किया गया है। उन्होंने कहा कि ऐसी अफवाहें विरोधी दल फैला रहे हैं। महायुति गठबंधन में भाजपा, शिवसेना और अजित पवार की एनसीपी के साथ पूरी तरह से मजबूत और एकजुट है। संजय नाईक ने स्पष्ट किया कि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के निर्देश के मुताबिक सभी मंत्रियों को राज्य के विभिन्न स्थानों पर जनता दरबार आयोजित करने के लिए कहा गया है। उन्होंने कहा कि इसका उद्देश्य शासन को आम लोगों के करीब लाना है। इससे 5,000 से अधिक लोगों को मंत्रालय जाने की जरूरत नहीं होगी, बल्कि मंत्री खुद स्थानीय स्तर पर जाकर उनकी समस्याएं हल करेंगे। और इस तरह का जो राजनीतिक आरोप और हलचलें की जा रही है पूरी तरह से बेबुनियाद है।
यहाँ पर किसी के गढ़ में कोई सेंध लगाने की बात नहीं है, ना ही कोई चेतावनी दी जा रही है। ये एक तरह से जनता को सीधे सरकार से कनेक्ट करने का सिलसिला है और जनता दरबार का आदेश खुद मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने दिया है, जिसके बाद से लगातार जो मंत्री हैं महायुति सरकार में, बीजेपी के जो मंत्री हैं वो लगातार अपने आसपास के जिलों में और अपने अपने लोकसभा क्षेत्र, विधानसभा क्षेत्रों में जनता दरबार आयोजित कर रहे हैं, ताकि जनता की जो समस्याएं हैं उसको सुना जाए और उसका निवारण किया जाए। तत्काल अधिकारियों को निर्देश भी दिया जा रहा है। इतना ही नहीं, जो लोग अपनी समस्याओं को लेकर मंत्रालय में जाते थे, अब उन्हें मंत्रालय जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि स्थानीय जनप्रतिनिधि यानी मंत्री, नेता उनके खुद करीब आएंगे, स्थानीय स्तर पर आएंगे और जनता दरबार में उनकी समस्याएं सुनेंगे और उसका निवारण भी करेंगे। यानी ये कहे कि राज्य सरकार ने अब जनता को सीधे पारदर्शिता के तहत उनकी समस्याओं को समाधान करने का बीड़ा उठाया है। महाराष्ट्र की राजनीति में लगातार ठाकरे बंधुओं के आपस में एक साथ चुनाव लड़ने और साथ मिलकर रहने की मांग उठती रही है। लगातार इस मामले को लेकर कार्यकर्ता उत्साहित भी दिखे हैं और कई बार उन्होंने मांग भी की है। हाल ही में उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे दोनों भाई एक साथ नजर आए। इस दौरान दोनों ने बातें की और ठहाके भी लगाए। ये एक शादी का अवसर था, जहां राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे मुंबई के अंधेरी में आयोजित सरकारी अधिकारी महेंद्र कल्याणकर के बेटे की शादी में शामिल हुए थे। उद्धव के साथ उनकी पत्नी रश्मि ठाकरे और राज के साथ उनकी पत्नी शर्मिला भी मौजूद थी। उद्धव, रश्मि ठाकरे और राज ठाकरे के बीच अच्छी बातचीत हुई। इनकी मुलाकात के बाद पूछा जा रहा है कि क्या अब दोनों भाई मराठी लोगों के लिए एक साथ आएंगे। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना और उद्धव ठाकरे गुट को विधानसभा चुनाव में बड़ा झटका खाना पड़ा था। अब तक के चुनाव में ठाकरे गुट की सबसे कम सीटें चुने गए हैं। आपको बता दें कि वहीं मनसे अपना खाता नहीं खोल सकी है। दिलचस्प बात यह है कि राज ठाकरे के बेटे अमित ठाकरे भी चुनाव जीतने में असफल रहे। इसीलिए राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे के एक साथ आने की मांग जोर पकड़ रही है। कुछ लोगों ने तो दोनों भाइयों से एक साथ आने का आग्रह किया है और बैनर भी लगाए हैं, लेकिन उन्हें किसी भी भाई की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। फिर भी रविवार की रात को एक सुखद तस्वीर देखने को मिली है, जो विधानसभा चुनाव के बाद पुणे से लेकर मुंबई तक राज और उद्धव ठाकरे की एकता के बैनर लगाए गए थे। सबसे पहले ठाकरे बंधुओं को एक साथ लाने के लिए, प्रोत्साहित करने के लिए पुणे में बैनर लगे थे। इसके बाद मुंबई स्थित शिवसेना भवन पर बैनर लगे। वहीं मनसे नेता बालानंद गावकर और संदीप देशपांडे ने दोनों ठाकरे भाइयों को एक साथ लाने की कोशिश भी की थी, लेकिन वो सफल नहीं हुए। आपको बता दें कि अब तक दोनों ठाकरे बंधुओं की कब कब मुलाकात हुई है, आपको वो भी बताते हैं कि 15 दिसंबर 2024 को राज ठाकरे मुंबई के ताज लैंसन होटल में रश्मि ठाकरे के भाई श्रीधर पाटंकर के बेटे सौनक पाटंकर की शादी में शामिल हुए थे। इस दौरान भी मुलाकात हुई थी। दूसरी मुलाकात 22 दिसंबर 2024 को उद्धव ठाकरे मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे की बहन जयवंती ठाकरे देशपांडे के बेटे की शादी में पहुंचे थे। शादी दादर के राजे शिवाजी विद्यालय में हुई थी। इस शादी के लिए ठाकरे परिवार एकत्रित हुआ था। फिर तीसरी मुलाकात 23 फरवरी 2025 को हुई। अब अंधेरी में सरकारी अधिकारी महेंद्र कल्याणकर के बेटे की शादी में मुलाकात हुई। हालांकि अब इस मुलाकात के बाद से लगातार दोनों दलों के कार्यकर्ताओं में एक चीज की उम्मीद जगी है कि आने वाले माफ कीजिएगा, आने वाले बीएमसी चुनाव में ठाकरे बंधु एक साथ आ सकते हैं, लेकिन अभी तक इस पर कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। हालांकि फैमिली फंक्शन में कई बार उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे एक साथ देखे गए हैं, जिसके बाद से पोस्टरबाजी और बयानबाजी भी तेज हो गई थी। लेकिन अब तक जो चुनाव हुए हैं पिछले कई सालों से दोनों भाइयों ने अलग अलग लड़े हैं और दोनों दलों के बात करें तो दोनों दल एक दूसरे के हमेशा पूरक रहे हैं। अब देखने वाली बात यह होगी क्या आने वाले समय में उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे एक साथ होते हैं। क्या महाराष्ट्र में मराठी मानस की अस्मिता के लिए दोनों ठाकरे बंधु साथ में आते हैं। अब बात करेंगे मुंबई में एक बार फिर से रेलवे की ब्लॉक से मुंबई करों की मुसीबत बढ़ सकती है। पश्चिम रेलवे के वापी, उदवाड़ा और भिलाड़ संजन सेक्शन में रोड ओवरब्रिज के निर्माण के लिए
24 और 25 फरवरी को ट्रेन सेवाओं में बदलाव किया जाएगा। इन ब्लॉक के चलते कई ट्रेनें निर्धारित समय से देरी से चलेंगी, जिससे यात्रियों को असुविधा हो सकती है। सप्ताह की शुरुआत में पश्चिम रेलवे ने वापी और उदवाड़ा तथा भिलाड़ और संजान के बीच ब्लॉक किए जाने के कारण लोगों को परेशानी होने वाली है। दोनों सेक्शन के बीच मौजूदा लेवल क्रॉसिंग के स्थान पर रोड ओवरब्रिज के निर्माण के तहत कंपोजिट गाटर लॉन्च करने के लिए ये ब्लॉक लिए जाएंगे। इस दौरान कुछ ट्रेनों के संचालन में बदलाव किया जाएगा। सोमवार को वापी और उदवाड़ा के बीच और मंगलवार को भिलाड़ और संजान के बीच यह ब्लॉक किया गया है। यह ब्लॉक सुबह 11:10 से दोपहर 12:40 तक है, यानी लगभग 1 घंटे 30 मिनट के लिए अप और डाउन दोनों लाइनों पर प्रभावी रहेगा। ब्लॉक के कारण पश्चिम रेलवे की कई ट्रेनें प्रभावित होंगी। पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी विनीत अभिषेक के अनुसार 24 और 25 फरवरी को कई ट्रेनों के समय में बदलाव किया गया है। ट्रेन संख्या 2907 दादर भुज सयाजी नगरी एक्सप्रेस 24 और 25 फरवरी को 1 घंटे की देरी से प्रस्थान करेगी। ट्रेन संख्या 19015 दादर पोरबंदर सौराष्ट्र एक्सप्रेस 24 जनवरी को 40 मिनट और 25 फरवरी को 30 मिनट रेगुलेट की जाएगी। ट्रेन संख्या 09055 बांद्रा टर्मिनस उधना स्पेशल 24 फरवरी को 25 मिनट और 25 फरवरी को 20 मिनट रेगुलेट होगी। इसके अलावा ट्रेन संख्या 20908 भुज दादर सयाजी एक्सप्रेस 24 और 25 फरवरी को 1 घंटा 20 मिनट रेगुलेट की जाएगी। ट्रेन संख्या 12926 अमृतसर मुंबई सेंट्रल पश्चिम एक्सप्रेस 24 और 25 फरवरी को 1 घंटे देरी से जाएगी। अहमदाबाद से मुंबई सेंट्रल जाने वाली ट्रेन संख्या 22954 गुजरात सुपरफास्ट एक्सप्रेस 24 और 25 फरवरी को 30 मिनट रेगुलेट की जाएगी। जम्मू तवी से बांद्रा टर्मिनस जाने वाली ट्रेन संख्या 19028 जो 25 फरवरी को 40 मिनट रेगुलेट होगी। बलसाड़ से उमरगाम रोड के बीच चलने वाली मेमो स्पेशल ट्रेनें भी लगातार 30 से 35 मिनट देरी से रवाना होंगी। यानी यूं कहे कि आज और कल 24 और 25 के ब्लॉक के दौरान रेलवे यात्रियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। मेरे साथ बस इतना ही। अन्य ताजा तरीन खबरों के साथ साथ स्वास्थ्य संबंधित जानकारी के लिए देखते रहें इन 24 न्यूज। इन 24 न्यूज को सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर पर लाइक करना, सब्सक्राइब करना, फॉलो करना, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। मुझे और मेरी पूरी टीम के साथ दे इजाजत। नमस्कार।